बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन औज़ात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से हम आपको वेलकम कहते हैं वीकेंड एट होम में, और बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आप तमाम लोगों के लिए। और वीकेंड का आगाज़ तो हो चुका है, साथ ही साथ सर्दियों का भी आगाज़ हो चुका है, और बच्चों की जो विंटर वेकेशन है उसका भी आगाज़ होने वाला है। तो जितना हो सके भरपूर तरीके से अपनी विंटर वेकेशंस को आप लोगों ने प्लान किया होगा। और बहुत सारे लोग हैं वो बैरून मुल्क भी जाते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और बहुत अच्छी बात है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले अपने मुल्क को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, लेकिन ये ज़रूर बात याद रखिएगा कि अगर आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी जाएं, बच्चों को उस जगह की अहमियत और उसकी हिस्ट्री के बारे में ऑन अ लाइटर नोट। हम जब हिस्ट्री का नाम सुनते हैं ना तो हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ड्राई सा सब्जेक्ट है और बड़ा बोर हो जाएंगे बच्चे। नहीं, ये आपका तरीका होना चाहिए बताने का। ऐसे मुझे याद है अपने बचपन में हम गाड़ी में जब जाया करते थे इसी तरह सैर करने के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए मरी जाते थे फॉर एग्जांपल, या नथिया गली, तो अब्बू यूज्ड टू ड्राइव, और अब्बू ऑन अ वेरी लाइटर नोट हंसी मजाक में ही बड़ी बड़ी कहानियाँ और बड़े बड़े वाक़यात सुनाया करते थे, बड़ी बातें हिस्ट्री की बताया करते थे। तो आज भी मुझे याद है कि जब हम जीटी रोड से गुजरते हैं तो रोहतास फोर्ट की क्या हिस्ट्री है, या चिनाब जो है हमारा, दरियाई चिनाब क्या है, कहाँ से आता है, किस तरह, सो ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उस पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो जितना हो सके बच्चे अगर आपसे क्वेश्चन भी करें तो बच्चों को खुदारा डिस्करेज मत कीजिए, उनके सवालात के जवाबात भी दीजिए, क्योंकि एक ग्रोइंग एज होती है, उसमें बच्चों में एक तजस्सुस होता है इर्द गिर्द की चीज़ों को देखने का, समझने का। तो अगर आप बच्चे को इनकरेज करेंगे तो उसकी माइंड के हेल्दी रहने के लिए दिस इज़ नॉट गुड अगर आप डिस्करेज करेंगे। लेकिन अगर आप बच्चों के सवालात के जवाबात देंगे तो बच्चे की पर्सनालिटी पे इसका पॉजिटिव असर रहेगा। सो एंजॉय करें जो भी वेकेशंस आप प्लान करें। लेकिन भाई वीकेंड एट होम हमने खास तरतीब आपके लिए दिया हुआ है। तो हमारा जो पहला सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हुए सादिया बहुत देर से मुझे गुस्से से देख रही है। गुस्से से नहीं, अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सकता है आपको? आप कह रही होंगी ना, आपको तो प्यार से देखा। अच्छा, वाकई में और जितने भी आप गुफ्तगू करती हैं उसमें एक नॉलेज होती है, और बड़े प्यार से आप कितनी अच्छी बातें समझा जाती हैं, कह जाती हैं। ये बड़ा ज़रूरी है सादिया। हम शेफ माजिबीन को भी वेलकम करते हैं और फिर उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या बनने वाला है पहले ये बताएं, फिर हम मौजू की तरफ आएंगे। जी, आज हम चाइनीज़ बनाएंगे, एग फ्राइड राइस, और इसके साथ जो हम बनाएंगे वो है चिकन इन हॉट गार्लिक सॉस, और जो हम ड्रिंक बनाएंगे वो होगा पाइनएप्पल पंच। बिल्कुल सही। और मैं आपको ख़वातीन वज़ात ये ज़रूर बताती चलूँ कि हम जो चाइनीज़ खाते हैं ये पाकिस्तान में हमारा देसी चाइनीज़ होता है, जिसमें हम वो चाट भी डाल देंगे, गरम मसाले भी डाल देंगे। अगर आप चाइना जाएं या ऑथेंटिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाएंगे तो वो तो नमक ही नहीं होता, इट्स वेरी ब्लैंड एक्चुअली, है ना सादिया? ऐसा ही है, क्योंकि ज़ाहिर है हम अपने टेस्ट बर्ड्स जिस तरह के हमारे डेवलप हुए हैं थोड़े से ज़रा मिर्च मसाले वाले, उसके मुताबिक हमने अपना देसी टच ज़रा उस चाइनीज़ में हमने डाला। बिल्कुल, हम तो जब तक एक दो बोतलें उसकी केचप की ना डाल दें तो हमारा शाशलिक ही नहीं कंप्लीट होता है। ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर मैंने कई लोगों को ये देखा ऑलरेडी शाशलिक रेड सॉस वाली होती है, उसमें और अलग से भी केचप। भाई दैट्स वेरी, मतलब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट हम जज्बाती हैं चाइनीज़ के मामले में। तो आप बनाना शुरू करें, फिर हम रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। सादिया, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ट्रैवल करते हैं, वेकेशंस की तरफ जाएं, तो बच्चों को ऑन अ लाइटर नोट भी चीज़ें बतानी चाहिए। देखिए, जिस तरह भी आप बात कही थी ना कि एजुकेट इंसान या कोई भी आप किसी को भी करना चाहें तो बातों बातों में करें, रादर देन कि वो ठीक है, वो तो फिर हम स्कूल में जिस तरह से पढ़ते हैं, हाँ आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन बड़े तरीके से आप किसी को भी एजुकेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, वो हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, कल्चर हो, एनीथिंग। लेकिन किसी को भी कोई बात समझाने का एक तरीका होता है, बिल्कुल, और उसको बड़े तरीके से, बड़े प्यार से बातों बातों में बात की जा सकती है, और उसका भी एक अंदाज होता है। मैं हमेशा कहती थी अल्फाज का जो चुनाव होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह बड़े प्यार से भी आप बहुत सी बातें कर जाती हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज है। थैंक यू, आपका भी जो अंदाज है और फिर अल्फाज का चुनाव। साल का इख्तिताम इंशाल्लाह ताला होने वाला है 2023 में, इंशाल्लाह ताला खैर से बिल्कुल हम लोग जाएं। और तो क्या सितारे क्या कह रहे हैं सादिया? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये है कि हर साल में ही कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ होती है। हमने
ने आइंदा आने वाले साल में जो भी अच्छा बुरा या जो भी हो रहा होता है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना होता है। एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं हर एक से एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो प्लैनेट्स की पोजीशन या जो आपको बताया जा रहा होता है, जो भी आपको नॉलेज दी जा रही होती है, इसको आप एक नॉलेज की तरह लिया करें। और मैं एक दूसरी जो दरख्वास्त करूँगी, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शंस या जनरली आपको बातें बताई जा रही थी, प्लीज़ इसको जनरली ही उस तरह से लिया करें। जिस वक्त आप अपने बारे में पर्सनल पूछना चाहें, जानना चाहें, तो उसके लिए आपको पर्सनली, जिस तरह हम आम दिनों जायचा में बनाते हाँ हैं। जी जायचा बनाते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक होता है, वो फिर आप चाहे साल का पूछे, महीने का वो पूछे, स्पेसिफिक वो होता है, ये specific गाइडलाइन होता है। बस हम आपको ये दे देते हैं, गाइडलाइन ठीक होती है। है, हर जनरल होती है। बिल्कुल तो सही। अभी हम 2023 साल 2023 एरीज टू पाइसिस कैसा रहेगा, अभी हम एक जनरली आप सबको बता Reading दे देते रहे हैं कि हाँ जी आपके लिए कैसा रहेगा। तो एरीज आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए इतने एकदम, इसको हम कहते हैं कि 360 डिग्री का चेंज है एरीज वालों के लिए, ख़ास तौर पे क्योंकि इनके फाइनेंसिस में इतना बड़ा चेंज आएगा और अपॉर्चुनिटीज़ है, मगर कब से हैं। पहला चेंज इनको जनवरी में ही मिल जाएगा, जनवरी 17 18 के बाद मिलेगा। दूसरा चेंज इनको मिलेगा जुलाई अगस्त के बाद। अब हर एक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है वो किस तरीके से इस चेंज को एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है। हालांकि बहुत से एरीज के लिए नवंबर 2022 भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया। कुछ लोगों ने ली होंगी, कुछ लोगों ने नहीं एक्सेप्ट कर पाते, लोग जल्दी नहीं ले पाते। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि एक जनवरी फिर से लेकर आने वाला है और फिर जुलाई अगस्त फिर से लेकर आएगा। लेकिन फाइनेंसिस बहुत बेहतर होंगे। बहुत से लोगों के लिए घर का चेंज आ सकता है मिड के बाद। जो सेकंड हाफ होगा ना वो ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगा। मगर अगर आप लोग कोई जॉब्स में चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये फरवरी मार्च में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। सो एरीज आप लोगों के लिए व्हाट अ सुपर ईयर, अपकमिंग ईयर बहुत अच्छा होगा। साथ साथ सेहत का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एस्थमेटिक रहते हैं, हेडेक्स, माइग्रेन्स, ENT से रिलेटेड जिनको इश्यूज रहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। वेट बढ़ने का बहुत से लोगों का खदशा होता है, यहाँ पे एकदम से वेट गेन करने की बहुत सी चीज़ें आएंगी। जो लोग शादी वगैरह के हवाले से बहुत फिक्रमंद रहते हैं, बहुत बेहतरीन साल इन लोगों के लिए साबित होने जा रहा है। मार्च अप्रैल के बाद एकदम से इस चीज़ की जिसे कहते हैं ना कि अच्छे मामलात, अच्छे, इसको मैं अक्सर कहती हूँ प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप्स या पार्टनरशिप पे जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे मामलात आएंगे। अब हम जा रहे हैं टॉरस की तरफ। टॉरस आप लोगों के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आप लोगों का, जो आप लोग पिछले 2-2.5 साल से टॉरस की ख़ास तौर पे बात करी हो, एकदम से बहुत अजीब सरकमस्टांसिस थे, फाइनेंसिस नहीं बेहतर होती, चीज़ें नहीं बेहतर हो रही थी। आप लोगों को फिर से कहूँगी इस साल के एंड से ही, 2022 के एंड से ही चीज़ें बेहतर हुई हैं, अब बेहतरीन होने जा रही हैं, बहुत बेहतरीन होने जा रही हैं। जो लोग कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, इसे बहुत से लोग आ जाते हैं। खैर आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी हैं, बिजनेस से रिलेटेड लोगों के लिए भी बहुत अच्छी हैं। जो लोग जॉब्स में हैं, एकदम से चेंज आना है, एकदम से बड़ा वास्ट चेंज आना है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से कीजिएगा, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है। ओवरसीज जो लोग जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। जो स्टूडेंट्स हैं वो जाना चाहते हैं, जो लोगों के रिश्ते वगैरह का इश्यूज होते हैं वो जाना, कोई भी इस तरह का जिनका ओवरसीज से रिलेटेड होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो ओवरऑल टॉरस के लिए एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। मैं फिर से कहूँगी 2023 बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। अच्छा जी, अब जेमिनाइज आ जाते हैं। जेमिनाइज को ना 2022 में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे की चीज़ें रही हैं। सेकेंड हाफ वॉज नॉट गुड फॉर देम, सही जेमिनाइज के लिए। अब एकदम से चेंज आएगा, फाइनेंसेस बेहतर होंगे। आप लोग अपने पैसे को संभाल के रखिएगा, मेरा पहला सजेशन जेमिनाई के लिए। पैसा इनको दिल करेगा कि मैं इन्वेस्ट कर दूं, गलत इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। पहले हाफ में 2023 के गलत इन्वेस्टमेंट्स मत कर लीजिएगा, आपके पैसे फंस सकते हैं। और वो लोग जिनके कोई लिटिगेशंस वगैरह फंस जाते, अदालती मामला सरकारी महकमों में, सरकारी जगहों पे आप लोग के गलत लिटिगेशंस वगैरह फंस सकते हैं, एहतियात कीजिएगा। सेकेंड हाफ विल बी मच मच बेटर। अगर आप कोई शादी, रिलेशनशिप्स या जो इस तरह के मामला होते हैं उससे भी बेहतरी आएगी। सो बी केयरफुल अपने पहले हाफ में। सेकेंड हाफ विल बी मच मच बेटर। ठीक है। फिर आ जाते हैं जी कैंसर। कैंसेरियंस
ब्यूटीफुल एक्सीलेंट टाइम, जितनी एफर्ट करेंगे उससे 4 गुना ज्यादा मिलेगा। मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, जितनी एफर्ट करेंगे उससे 4 टाइम ज्यादा है। और आप लोगों की घर साइड, मदर साइड, फैमिली साइड, इनहेरिटेंस, हर चीज़ में आप लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छा मामला है। यहाँ तक कि जो आपके लॉसेस नहीं होते, कोई डूबे हुए पैसे होते हैं, चीज़ें होती है, वो भी रिकवरी का टाइम है। बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, हर तरह से खैर डलने का टाइम है। सो इट्स अ गुड टाइम। मैं तो ये कहूँगी साल को एंजॉय करें, बेहतरीन तरीके से करें और पॉजिटिविटी की तरफ रहें। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बता रही हूँ तो हर तरह का उल्टा काम होना शुरू हो जाए। पॉजिटिव साइड पे रहें, पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे तो और मज़ीद चीज़ें अच्छी मिलती चली जाएंगी, बल्कि बेहतरीन होती चली जाएंगी। हेल्थ आप लोगों के लिए थोड़ा सा इशू रहेगी, हेल्थ का थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना, अदरवाइज थिंग्स विल बी फाइन। फिर आ जाते हैं लियोज़। आप लोगों के लिए जो रिलेशनशिप होगा ना, या शादी या रिलेशंस, या ऑलरेडी जो लोग मैरिड होते हैं, कमिटेड होते हैं, आप लोगों की लाइफ में एक चेंज बिल्कुल आएगा। रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा अपने रिलेशंस को लेकर, और सोचेंगे। अब हम कहते हैं पास्ट में जो भी आपने किया होता है, वटेवर जो भी किया होता है, आप उस चीज़ के बारे में मज़ीद रिस्पॉन्सिबल और अपने रिश्तों को तवज्जो देंगे। ये एक अंदर से उठती है चीज़, तो ये होगा। और फिर से कहने लगे, ये जनवरी के मिड के बाद एक चीज़ आपके अंदर बहुत आएगी। फिर सेकंड जो आप लोगों को एक चेंज महसूस होगा अपने वर्क सिनेरियो को, हर चीज़ को लेकर, दैट विल बी द जुलाई अगस्त का कोई टाइम बनेगा। वहाँ पे जाके आप लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत, जो ट्रैवल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। जो लोग न्यू रिलेशंस में जाना चाहते हैं उनके लिए। सो ओवरऑल इट्स अ गुड ईयर। बिल्कुल सही, ग्रीन सिग्नल है, इट्स अ गुड थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं वर्गोज। आप लोगों के लिए ऑलरेडी 2022 भी बहुत अच्छा साल था। इट्स नॉट अ बैड ईयर, अच्छी चीज़ें हुई, अच्छे मामला आते हैं, बल्कि मैं कहूँगी फाइनेंसिस में वर्गोज ने बहुत अच्छा साल देखा है 2022। अब जो 2023 होगा ना, इनके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा। जो लोग सिंगल हैं, शादी में, रिलेशंस में जाना चाहते हैं, फाइनेंसिस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखे, हाथ से पैसा बहुत जाएगा इनका। और कहीं गलत जगहों पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट्स जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए मेरा सजेशन है, फर्स्ट हाफ बी वेरी केयरफुल, स्पेसिफिक हो जाए कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। क्योंकि जिस तरह भी आप मेरा ख्याल कह रही थी ना कि कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस बुरा होता है। यहाँ पे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सो बी केयरफुल, अपनी चीज़ों को एहतियात से रखें। बाकी ऑल इज़ वेल, कोई बुरी चीज़ नहीं है। और जो लोग एजुकेट होना चाहते हैं, एजुकेशन के या राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स के डिपार्टमेंट से, उनके लिए बहुत अच्छा है ये साल, स्पेशली जो वर्गोज होते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं सातवां सितारा करके फिर हम माजिबीन। मुझे आ गई समझ, मुझे आ गया आपके, मैं आंखों के उससे देख लेती हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर लिब्राज आ जाते हैं। लिब्राज आप लोगों के लिए थोड़ा सा एहतियात वाला साल है, हालांकि आप, और फर्स्ट हाफ स्पेशली, क्योंकि आप लोगों के लिए 2022 का भी सेकंड हाफ को इतना अच्छा नहीं रहा होगा। और फर्स्ट हाफ में भी आप लोगों ने केयरफुल रहना है अपने रिश्तों में, अपने रिलेशंस में, घर की साइड हो या आपके वो रिश्ते जिसको हम कहते हैं योर लव्ड वंस, ठीक है, रिलेशन जिस तरह के भी होते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अपने नए रिश्ते अगर आप बनाने जा रहे हैं इस साल में भी, तो वहाँ पे भी एहतियात कीजिएगा, आपसे गलत डिसीजंस हो सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ जिस तरह कंपैटिबिलिटीज़ की बात है बहुत करती हूँ, थोड़ा सा जुलाई अगस्त के बाद अगर आप अपने रिश्तों में जाते हैं, रिलेशनशिप्स में जाते हैं, शादी मंगनी जो भी इस तरह के मामला थे, तो ये बेहतर साबित होंगे। उससे पहले आप जल्दबाजी में अगर कोई फैसले करते हैं तो वो गलत साबित हो सकते हैं, पहले से क्लियर करें, ख्याल कीजिएगा। बाकी वर्क साइड, वर्क सर्कमस्टांसेस, क्योंकि ये वक्त, ये साल ना जो लिब्राज है आप लोगों के लिए बहुत चेंज तो लेकर आ रहा है, मगर एहतियात वाला ट्रिकी है। आप लोगों ने अपनी जॉब्स में, बिजनेस में बहुत पैसा नहीं लगाना है। जॉब्स वालों ने एकदम से चेंज नहीं लेकर आना है, आपसे मिस्टेक्स हो। यू हैव टू बी केयरफुल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, हम केयरफुल इधर हैं माजिबीन के सेगमेंट में। ड्रिंक की रेसिपी बताइएगा माजिबीन। बहुत ईजी है। आपने सबसे पहले 1 कप जो है पाइनएप्पल ब्लेंडर में डाला, उसके बाद थोड़ा सा हम 1/4 टीस्पून उसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद 3 से 4 चम्मच हम उसमें लेमन जूस ऐड करेंगे
और इसमें ज़ाहिर है ये पंच है तो इसमें आप ऑरेंज जूस भी थोड़ा शामिल करेंगे। उसके बाद अगर वैसे तो मौसम ठंडा है, बर्फ़ पसंद है, थोड़ी बर्फ़ डालेंगे और उसको खूब अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। 1 कप हम इसमें पानी भी शामिल करेंगे ताकि वो अच्छा सा ब्लेंड हो जाए। बिल्कुल सही। तो उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। बिल्कुल सही। और राइस की रेसिपी? राइस भी बहुत इजी है कि आपने राइस बॉईल कर लिए, उसके बाद आपको वेजिटेबल जो भी पसंद हो, गाजर है, शिमला मिर्च और बंद गोभी, स्प्रिंग अनियन है, उसको आपने हल्के से ऑयल में सौते किया। चिकन पाउडर, नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर या वाइट पेपर शामिल करेंगे। सोया सॉस 2 टेबलस्पून और राइस के साथ हम उसको सौते करेंगे या फ्राई करेंगे और अंडे भी इसमें शामिल करेंगे और इसको दम लगाने की बल्कि ज़रूरत नहीं, फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको ग्रेवी के साथ सर्व कर देंगे। ग्रेवी की रेसिपी अगले सेगमेंट में हम फिर करेंगे और फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे। जी 8वां सितारा। जी स्कॉर्पियोज आ जाते हैं। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए व्हाट अ फैंटास्टिक कमिंग ईयर। ये जो 2023 का बड़ा बेहतरीन होगा। आपका होमली एनवायरनमेंट या आपकी सोच, समझ, अक्ल, मैं कहती हूँ बुजुर्गी आ जाएगी, अक्ल आ जाएगी, बहुत सी चीज़ों में सेंसिबल हो जाएंगे। अच्छा ये एज वाइज स्पेशली स्कॉर्पियो इसको कहूँगी, आप लोग मज़ीद अपने फ्यूचर को लेकर ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ये करना है औलाद को लेकर, ये अभी से खैर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुए होंगे, आजकल में बहुत कॉन्शियस हुए होंगे। एनी हाउ इट्स अ वेरी गुड ईयर, बहुत अच्छी प्लानिंग्स रहेंगी। घर का बहुत से लोग स्कॉर्पियोज का तो बहुत सा घर का चेंज, रेनोवेशन अपने अपनी हैसियत के मुताबिक होता है, लेकिन बहुत ऐसे चेंजेस एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल आएंगे, बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग प्रॉपर्टी ले लेते, कुछ घर का चेंज होता है, रेनोवेशंस होते हैं। वैसे तो ये 2.5 साल का टाइम पीरियड है इनके लिए, स्कॉर्पियोज के लिए, लेकिन 2023 भी काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है, बेहतर है। और अगर ये इनमें से बहुत अगर स्कॉर्पियोज ऐसी एज ग्रुप में होते हैं ना, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं कुछ, तो अच्छा है, बेहतर है। फिर सजिटेरियस आ जाते हैं, आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, बेहतरी का है, स्पेशली रिलेशनशिप में जो जाना चाहते हैं, एंगेजमेंट है, फैमिली एक्सपैंड होती है, घर के चेंजेस आते हैं, स्पेशली जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। फिर कैप्रिकॉन्स आ जाते हैं। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए भी बहुत बेहतरी का है। आपके लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, इसको हम कहते हैं सेकंड हाउस में जा रहा है। आप लोग हर लिहाज से एक उस फेज में से निकलेंगे जिसको कहते हैं आप अपनी शख्सियत में ना एक बेहतरी लेकर आना, आगे एक्सपैंड करना, चीज़ों की बेहतरी है, फाइनेंसिस की बेहतरी है, यहाँ तक कि इसको हम कहते हैं कि आप अगर अपने कोई एक शहर से दूसरे शहर जाना, मुल्क में जाना, जो लोग इस तरह के चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जा सकते हैं। जो लोग हम कहते हैं इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर आ जाते हैं जी एक्वेरियस। फाइनली एक्वेरियस आप लोगों के लिए एक वो टाइम पीरियड आया है जहां पे आप बहुत सी नेगेटिविटी से वापस आएंगे, अपनी सोच को बेहतर करेंगे, फाइनेंसिस को बेहतर करेंगे, नए कामों में जाना चाहते हैं, बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को ठीक करना चाहते हैं, और अपनी पुरानी की भी कुछ ऐसी चीज़ होती है जिनको इंसान ठीक करता है, रीडू करता है, अनडू करता है, उस तरफ जाएंगे। सो एक्वेरियस के लिए खास तौर पे कहूंगी व्हाट अ ब्यूटीफुल ईयर। शुक्र है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम 2.5 इयर्स के बाद एक्वेरियस के ऊपर ये वाला टाइम आता है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं पाइसेस। फाइनली पाइसेस आपको बहुत सी चीज़ों में एहतियात करनी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ ऊपर नीचे की चीज़ें आ सकती हैं, सेहत में आ सकती हैं, या आप लोगों को अगर खुदा ना खास्ता कुछ फैमिली इश्यूज हैं जिसमें आप लिटिगेशन में मत जाइएगा, या इसको हम कहते हैं कि पंगा किसी भी सूरत में ना लीजिएगा, अपनों से मत लीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। खास तौर पे जुलाई अगस्त यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आपको अगर हेल्प आई ना फैमिली से तो बहुत अच्छी आएगी, और अगर मुखालफत मिली तो वो भी बहुत बड़े लेवल पे मिल सकती है। बिल्कुल सही। तो जिंदगी में चीज़ों को इग्नोर करना सीखें तो बड़े मसलों से आप बच जाएंगे। लेट गो, दरगुजर करना सीखें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन औज़ात, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर फरजीन मलिक से मुलाकात होगी और फिर आपके सवालात इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन औज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। हम आपको वेलकम करते हैं वीकेंड एट होम में, और हम खुश आमदीद कहेंगे वीकेंड एट होम की बहुत ही प्यारी
और नॉलेजेबल, और खैर वैसे सारे सेगमेंट्स में जितने भी गेस्ट आते हैं सब नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन डॉक्टर फरजीन मलिक का सेगमेंट आप सबको बहुत पसंद है। आपका भी शुक्रिया और डॉक्टर फरजीन मलिक को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक कैसी यू हैं सुंदर साहब, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराती हैं कि आधी एनर्जी वैसे ही वापस आ। आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं तो फिर ज़रूरी है एनर्जी तो आपको देख के पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यू लुकिंग स्टनिंग माशाल्लाह से। अच्छा जी, साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, और आज हमने कहा कि फ़रा लाल जी को बुलाया जाए और इनकी आवाज़ में खूबसूरत गाने भी सुने जाएं और इनसे गुफ्तगू भी रहेगी। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आई तशरीफ़ लेके। थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी जी, आपने याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में हमारी कोशिश ये रहती है मुख्तलिफ हम टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करते रहें। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है और हम आमतौर पे विटामिन ई को बड़ा फॉर ग्रांटेड डॉक्टर साहिबा ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जी विटामिन ई है ना, ई है साथ लगा दो तो वो तो हम फलां चीज़ से कवर कर लेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी को विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या कुछ हो सकता है डॉक्टर साहिबा? अच्छा सुंदर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम विटामिन्स को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम ये समझते हैं कि विटामिन्स ही हैं, लेकिन विटामिन्स आपकी बॉडी में इस कदर इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं कि बहुत सारे लोग मुफ्त में केमिकल्स और दवाइयाँ ले लेके, ड्रग्स ले लेके अपने आप को ख़राब कर रहे होते हैं, जबकि एक छोटी मोटी विटामिन की डिफिशिएंसी को पूरा करने से वो ख़त्म हो सकती है। अब कितनी सीरियस हो सकती है विटामिन ई की? अक्सर ख़वातीन आपने देखा होगा अपने ट्यूटोरियल्स में मेकअप के बता रही होती है जी विटामिन ई का कैप्सूल है ना, पंक्चर करें, उसको डाल लें और उसको अपने मुंह पे मल लें। सो दिस इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट विटामिन ई इज़ फॉर द स्किन। अब मजमूई तौर पर विटामिन के बहुत फ़वायद होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, लेकिन हेयर, स्किन और नेल्स आपको सबसे पहले बोल देते हैं जब विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। स्पेशली जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो आपकी स्किन ख़राब होनी शुरू हो जाती है, बाल ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, और इसकी मैं आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगी तो आप हैरान हो जाओगी कि स्किन और बाल की हद तक नहीं, बंदे की जो चाल है वो मुतासर हो सकती है, नमनेस रहना एक एरिया, सो जाना, बॉडी के अंदर टिंगलिंग होनी जैसे सुइयाँ चुभती हैं। इसके अलावा इम्बैलेंसेस होते हैं, बंदा चलते चलते गिर जाए, वीकनेस ऑफ द मसल्स जो अक्सर हुई रहती है, तो लोग कहते हैं चलो जाओ यार या वो इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी पी लो तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, सबसे पहले अपनी विटामिन्स जो हैं उनको आपने सही लेवल के ऊपर लेके आना है। और इसके अलावा विजुअल डिस्टर्बेंसेस, कई दफ़ा नज़र ख़राब हो जाती है, डिमनेस ऑफ विजन हो जाती है। Really? हाँ, ऐसे लोगों को। सो ये 5-6 इतनी इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा इम्यूनिटी का लो हो जाना, बार बार इन्फेक्शन हो रही है और आप सोच रहे हो कि कोई और टॉनिक्स और दवाइयां दी जाएं, और बेसलाइन क्या है? विटामिन ई की डिफिशिएंसी है। इसके अलावा हार्ट हेल्थ भी मुतासर हो सकती है। सो विटामिन ई की डिफिशिएंसी एक बहुत सीरियस मसला हो सकती है। और जो प्रेमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं, जो प्रेमेच्योर बेबीज पैदा होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा हो सकती है विटामिन ई की डिफिशिएंसी। इसका मतलब यू कांट टेक विटामिन ई फॉर ग्रांटेड। आप ये नहीं समझ, वो फिर सप्लीमेंटल तो वो करते हैं। बता दिया, खौफनाक बातें तो हो गई, तो इसको पूरा करने के लिए हल क्या है? ओहो, आप डर गई हैं कि नहीं? पहले ये बताएं। डर गई हूँ बस अच्छा, यही था कि अब आप अपने आपको डराना था हमने फरा जी को। अच्छा, आप इस तरह सवाल पूछी थी, मैंने कहा गुनगुना के सवाल करने लगी थी। अब हम हल की तरफ ही आएंगे डॉक्टर साहब। लेकिन जिस तरह फरा जी थी, बिकॉज़ ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि इसकी निशानियाँ क्या हैं, इंडिकेशंस क्या हैं कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी किसी में है मौजूद? ये मैंने अभी आपको बताया ना कि उसके सिम्टम्स ये आएंगे। ठीक है। कि बाल आपके ख़राब हो रहे हैं, आपकी स्किन ख़राब हो रही है, आपको वीकनेस फील हो रही है, आपकी लेग्स आपका साथ नहीं दे रही, आप भागना चाह रहे हैं, चलना चाह रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना चाह रहे हैं और आपसे नहीं चढ़ा जा रहा, टांगों में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, टांगों में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, या मसल वीकनेस है, आप कोई चीज़ हैवी उठाना चाह रहे हैं, आपसे वो नहीं उठ रही है। ओके। होता है ना, कभी एक आर्म में वीकनेस होती है, कभी दूसरी आर्म में वीकनेस, ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा विजुअल डिस्टर्बेंसेस, कभी विजन ब्लर हो जाती है, कभी सही हो जाती है। ये सारी चीज़ें इसका पेश क़दम है कि आप अपना विटामिन ई जो है उसकी सप्लीमेंटेशन कर लें। ओके, ठीक है। अब आ गए हम के ग़िज़ा के तौर पे हम क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें है वेजिटेबल ऑयल्स। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनके अंदर होता है, आपका जवाब दे रही हूँ। और इसके अलावा आमंड्स, और स्पेशली नट्स में आमंड्स यानी कि बादाम वगैरह आप लेंगे, कहते हैं ना बादाम स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर गुड बिकॉज दे हैव गॉट विटामिन ई इन देम। अब इसकी विटामिन ई की भी 8 केमिकल फॉर्म्स हैं। ओके। और वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये इन खाने वाली चीजों में आपको मिलती हैं, और सबसे ज्यादा आपको मिलती है सनफ्लावर सीड्स में। ठीक है, जो सूरजमुखी का
फूल नहीं होता, फूल, उसके जो हाँ। सीड्स होते हैं, हाँ, उसके जो अक्सर लोग स्नैकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सुंदर जब वो उस पर सॉल्ट डाल देते हैं ना तो सारा उसका तबाही फेर देते हैं। इसलिए बगैर सॉल्ट के जो सनफ्लावर चाहिए। सीड्स हैं वो खाएं, जो 4 मग्स हैं वो खाएं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पीनट्स में होता है, ये जो है मूंगफली वगैरह, स्पिनच में होता है, पालक में। मैंगोज के अंदर विटामिन ई होती है। आम में। हाँ, इसीलिए जब मैंगोज बहुत ज्यादा खाएं मोटे तो हो जाते हैं, लेकिन स्किन भी अच्छी skin हो जाती अच्छी है। हो आपने ये जाती चीज है। नोट की है। सो इट हैज अ पावर हाउस ऑफ विटामिन ई। अच्छा, इसके अलावा अंडों का इस्तेमाल जो है, कई लोग कहते हैं कि जी आप एग्स अपने मुंह पे भी उसका वाइट जो है वो लगा लें मल तो आपको लें। नरिशिंग होती है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम विटामिन ई की ज्यादा अगर हो, ज्यादती भी आप कर लें तो वो भी आगे जाके सही। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कर देते हैं। अल्लाह ना करे, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इट हैज टू बी अ बैलेंस। और वो लोग जो वारफरिन वगैरह लेते हैं, जो ब्लड थिनर्स लेते हैं, बिल्कुल। उनके लिए ये डॉक्टर से पूछ के लेने वाली चीज़ है कि ये ना हो कि उनका ब्लड ज़्यादा थिन हो जाए और ब्लीडिंग हो जाए। इसलिए हमेशा हर चीज़ गाइडेड फॉर्म में लें। हम हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं डिस्क्लेमर दें कि आप लोग हमारी बात सुने और उसको आगे लेके जाएं अपने डॉक्टर के साथ। सही। अच्छा, सही। विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी खुदा न खास्ता किसी में होती है, चलें ये तो कुदरती तौर पे, तो अगर टैबलेट या कैप्सूल लेते हैं तो वंस अ डे लेनी होगी, उसका क्या? जी, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। वैसे बेसिकली वंस अ डे इज इनफ। Okay. उसकी एक छोटी वो आती है स्ट्रेंथ और एक बड़ी स्ट्रेंथ 400 या 200? हाँ, 200 इज गुड। Okay. अगर आपको बहुत बालों का या स्किन का या कोई आपको ये जो मैंने इतनी सारी सिम्टम्स बताए इनमें से कोई फील हो रहा है तो आप उसको 400 भी कर सकते हैं 600 वाली भी है? ऑल्टरनेट डेज के ऊपर। ओके, एक दिन छोड़ के हाँ, एक दिन। एक दिन छोड़ के। फिर ये भी सवाल आ जाता है ऑब्वियसली कि सर्दियां हैं, सर्दियों में मछली, फिश, ट्राउट के अंदर बहुत विटामिन ई है ना? होता है। हाँ, और वैसे भी सुंदर मछली का ना, अगेन मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स के थ्रू बताना चाहती हूँ नाजरीन को कि जहाँ पे भी ज़्यादा सॉल्ट इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमने एक प्रोग्राम पिछले दिनों किया था जिसमें हमने कहा था कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता होता है। है। उसकी वजह ये होती है कि हम रोस्टेड नट्स बहुत खाते हैं। उसकी वजह होती है कि खून की नालियाँ सिकुड़ रही होती हैं आपसे ठंड की वजह से, और आप उसके ऊपर नमक डाल डाल के, जिस मछली के ऊपर भी हम बहुत नमक डाल के खाते हैं। ट्राई टू हैव समथिंग जो कि ग्रिल्ड हो, जो कि हल्के ऑयल या थोड़े ऑयल में तली हो, नॉन स्टिक के ऊपर हल्के हल्के तले, तो बड़ी अच्छी फिश तली जाती है। फिश लें, ट्वाइस अ वीक लें, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, और इसकी स्किन के साथ लें। वही मैं कहने लगी थी, कुछ लोग स्किन को उतार के भी मछली को खाते हैं, तो हाँ, स्किन के साथ नहीं, लेंगे स्किन तो के सही। साथ लें। हाँ, सही। स्किन के, उसकी स्किन के अंदर भी बहुत सारी, और जो ट्राउट तो खैर हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन अगर कहीं से मिल जाए तो इट इज अ पावर हाउस ऑफ विटामिन। ओमेगा 3 का भी सबसे बड़ा सोर्स भी ओमेगा fish ही। 3, ओमेगा 6, Six। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि कॉड लिवर ऑयल बहुत यूज होता है बिल्कुल सर्दियों ऐसे में ही। ना, बच्चों को भी देते हैं कि जी वो मछली वाला तेल लें, तो वो भी बहुत अच्छा है स्किन के लिए। उसके अंदर ओमेगा 3, बजाय इसके कि आप टैबलेट्स लें तो बेहतर है कि नेचुरल सोर्स से लेंगे तो उसका ज्यादा असर रहे। बिल्कुल, और उसका ना सुंदर से इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत असर है। अमूमन जो सांस की बीमारियां, स्पेशली जो स्मॉग की वजह से फैल रही हैं, नज़ला, जुकाम, केरे का गिरना, ये सारा कुछ इज टेकन केयर ऑफ जब आपकी कॉड लिवर ऑयल और ओमेगा 3, ओमेगा 6 आपकी इम्यूनिटी को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे है कि आप लोग घर में एक चीज बना लें, मेथी दाना, इक्वल क्वांटिटी मेथी दाना, कलवंजी के सीड्स या कलवंजी का पाउडर। मेथी दाना एक छोटे वाला होता है, एक मोटे वाला होता है, आप छोटे वाला लें, ठीक है। और इसके अलावा खजूर की जो अजवा खजूर की गुठली का जो पाउडर है वो आप बना लें, और ये तमाम उन लोगों के लिए है जो 30-35 से ऊपर हो गए हैं, जिनकी एज, वो लोग ये यूज़ करें ताकि उनकी शरियानें जो हैं, दिल की शरियानें, ब्लड प्रेशर की इश्यूज़ और दिमाग की शरियानें, तमाम जगहों की शरियानें जो वो इलास्टिक रहें। क्योंकि हम लोगों ने अभी पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, और उसमें ये था कि जो शरियानों में प्रॉब्लम शुरू होती थी ना सुंदर 60 की एज पे, वो अब 30s में आ रही हैं। बदकिस्मती के साथ। बदकिस्मती के साथ, ड्यू टू आवर डाइट, ड्यू टू आवर बैड हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, स्मोकिंग, शीशा, ये वो इधर उधर, स्मॉग ऊपर से। तो इसलिए बेहतर है कि आप अभी से अपनी प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है ना, रेगुलर, उसकी एक चुटकी रोज सुबह लेके पानी के साथ। जो पैगाम या जो चीज आप 50 साल की उम्र में एक दौर में सोचते थे, आपको 30 साल के बाद से खवातीन हज़रात उसकी एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाली जिंदगी के साल अच्छे तरीके से गुजर सकें। और बहुत सारी दुआएं तमाम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और खवातीन हज़रात, फरा लाल जी इससे गुजारिश करते हुए हमारा जो सेगमेंट है गोशा इकबाल, उसमें हम कलाम इकबाल सुनेंगे। आ जाइएगा।
ख़वातीन हज़रात, हम आपको वेलकम बैक कहते हैं, खुश आमदीद। और ख़वातीन हज़रात, वीकेंड एट होम में हमारी ये काविश रहती है कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की ही रिवायात को बरकरार रखते हुए और उनको ही फॉलो करते हुए हम जितने भी टैलेंटेड बच्चे बच्चियां हैं, ये वो तमाम लोग जो पॉजिटिवली माशरे में कंट्रीब्यूट करें, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, मुहैया किया जाए। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम एक दौर था, हम बड़ी वेस्ट की मिसालें देते थे ना, हम लोग बड़ा वेस्ट से इंस्पायर हो जाते हैं, वेस्ट के कपड़ों से हो जाएंगे, वेस्ट के डिज़ाइनिंग से हो जाएंगे, उनके खानों से हो जाते हैं, हम उनकी मूवीज़ से इंस्पायर हो जाते हैं। हमें अपने घर की चीज़ों को भी प्रमोट और अपने घर की चीज़ों को भी वैल्यू और चेरिश करना चाहिए, और जो अपने माशरे की अच्छी बात है उसको भी आप सराहें। और ये वक्त के साथ साथ पॉजिटिव चेंज आया कि हमने देखा कि हमारे माशरे में हमारी जो बच्चियां हैं वो एक्सेल कर रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं, और वो फील्ड्स में, वो तमाम प्रोफेशंस में, वो तमाम स्पोर्ट्स में जहाँ पे एक दौर में एक तासुर था कि बच्चियां कहाँ से आ सकती हैं, वेट लिफ्टिंग में या कबड्डी में, या NLP ट्रेनर बच्ची कैसे हमारी बन सकती है, ये कुछ मिथ्स थे। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी बेटियों ने, बहनों ने, बच्चियों ने ये साबित किया कि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, खुद एतमादी दी जाए, तो लिटरली स्काई इज़ द लिमिट, और वो माशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। सो मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं, ये एक अपनी मिसाल आप हैं, और शी इज़ यंग, शी इज़ टैलेंटेड। आमना अली को हम वेलकम करेंगे। NLP सर्टिफाइड मास्टर कोच हैं आमना अली, और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और स्ट्रेटेजिक साइकोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। मेरा माइंड रीड कर सकती हैं मैं क्या सोच रही हूँ? मैं बिल्कुल माइंड रीडिंग की क्लेम नहीं करती हूँ, हाँ, और बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती कि आप क्या सोच रही हैं। वैसे बताओ तो सही, क्या सोच रही होंगी? आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑन द शो, अगले गेस्ट का तारुफ कराना है ना, ये सोच रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ये चीज मैं कह रही हूँ, थैंक यू सो मच। ये भाई ये जरूरी होता है जब टैलेंटेड यंगस्टर्स आते हैं, तो ये मजाक ऑन अ लाइटर नोट रहना चाहिए। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है भाई, नीलम रियाज का नाम ही काफी है भाई, कबड्डी चैंपियन है माशाल्लाह से, वेट लिफ्टर इंटरनेशनल और कबड्डी इंटरनेशनल चैंपियन है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। और इनके तारुफ में ये बताना भी बहुत जरूरी है कि शी इज मैरिड, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शादी हुई हुई है, और इनकी जो फैमिली है, इनके ससुराल वाले, इनके हस्बैंड इनको सपोर्ट करते हैं, और माशाल्लाह एक बेटी भी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं कैसी हैं नीलम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। और ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे इनको एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है, सो ये हमारी प्राइड है माशाल्लाह से। थैंक यू सो और साथ ही साथ फरा लाल जी की आवाज़ में हम खूबसूरत गाने भी सुन रहे हैं, उतनी ही खूबसूरत दिल की भी मालिक हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ब्रेक पर जाने से पहले इनकी आवाज़ में हमने कलाम इकबाल भी सुना, बहुत खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, जीती रहें। अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी आमना जी, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ऑलराइट, नाउ NLP है क्या सादा ज़बान में? NLP इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और इसमें आपका जो माइंड में जो आपके थॉट्स होते हैं या किस तरह से इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस करते हैं वो, और लिंग्विस्टिक इज़ जो आपकी ज़बान है, तो किस तरीके से आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, और प्रोग्रामिंग है वो जो जब आप उसको इजहार करते हैं अपने डिफरेंट बिहेवियर से। सो जब हम अपने माइंड में फ़िल्टर करते हैं चीज़ें, उसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, ये है NLP की डेफिनेशन, जो मीनिंग है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम ना ये भी देखते हैं कि हम जिस तरह फिजिकल अपनी जो एक इम्प्रूवमेंट होती है, जिस्मानी नशो नुमा की बात करते हैं कि जी हमें अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, सुबह उठें, अच्छी खुराक, अच्छी ग़िज़ा, लेकिन जहनी सेहत कितनी ज़रूरी है एक अच्छी पॉजिटिव शख्सियत के लिए, कि आपकी पॉजिटिवली आप कंट्रीब्यूट माशरे में कर सको? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है ना कि आप अपने माइंड, और मैं अब आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगी कि आई एम एम्बेड सर्टिफाइड कोच ऑल्सो, व्हिच इज़ मल्टीपल ब्रेन इंटीग्रेशन टेक्निक। ठीक है। सो उसमें ये पता चलता है कि आपके सिर्फ एक ये दिमाग नहीं है, आपका दिल भी है जो दिमाग की तरह काम करता है, और आपका गट भी है जो आपके दिमाग की तरह काम करता है। सो इंटीग्रेशन जब इसमें आपकी बैलेंस तरीके से होती है, तो ही आप एक बेहतर इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है, क्योंकि जब आप बैलेंस में आते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में या दिल में जो भी बात करें, वो एक तो आपके बैलेंस को रखें अंदर, इंटरनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और जब हम इंटरनल बैलेंस में आते हैं तो ऑब्वियसली हमारे एक्शंस भी बैलेंस तरीके से बाहर निकलते हैं। और NLP की खासा ये है
कि आपको एक डायरेक्शन देता है। ठीक है। आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या अपने गोल सेट करना चाहते हैं, उनको अचीव करने में आपकी मदद करते हैं। हम मंजिल तक पहुंचने के लिए ये राह का तयन करवाता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी नीलम, जिंदगी कैसी गुजरी है? माशाल्लाह आप तो सेलिब्रिटी, सुपरस्टार। सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक आम तासुर रहा है कि तमाम बच्चियों के लिए भी, और कि शादी के बाद आप कहाँ के अपने प्रोफेशन को, और फिर आपका काम ऐसा काम, इसलिए मैं कहूँगी कि आपने इंटरनेशनली भी जाना होता है टूर्स पे, तो कितनी सपोर्ट है ससुराल की, हस्बैंड की, और कितना आसान और मुश्किल है? जी बिल्कुल, सुनने में तो यही है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शादी भी मैं इसलिए नहीं करवा रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैंने अपनी गेम को कंटिन्यू रखना है। तो फिर ये था कि घर वालों ने भी करनी थी शादी, और वैसे भी ये लड़कियों के लिए ये पार्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर यही सोच के कर ली कि चलें ठीक है, पर एक शर्त रखी थी कि एक शर्त पे करूँगी। घर वालों ने पूछा क्या, मैंने कहा मैंने अपनी शादी के बाद भी अपनी गेम को कंटिन्यू रखना है, पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट करना है। तो सिर्फ यही सोच के जो है वो मैंने फिर शादी की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वलीमे से नेक्स्ट डे अपना कंपटीशन भी खेला था। अच्छा, वलीमे के अगले दिन? अगले दिन मैंने कंपटीशन खेला था और माशाल्लाह उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लिया और अपना रिकॉर्ड बीट किया था। उसके बाद माशाल्लाह से अब मेरी बेटी है, तो बेटी के बाद मेरा जो पहले रिकॉर्ड था शादी से पहले का, उसको मैंने ज़्यादा अच्छा शादी के बाद अपना रिजल्ट दिया। अच्छा, यानी शादी के बाद उसको एक्सीलेंट, माशाल्लाह। पहले मेरा 144 kg का वेट लिफ्टिंग में था रिकॉर्ड, तो अब मैंने 158 दिया अपनी बेटी के बाद। 158 उठा लेती हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ट्रेनिंग तो इससे भी अच्छी जो है वो चलती है मैक्सिमम माशाल्लाह। कितना उठाया वजन? 158 ही होगा मेरा ना? पाकिस्तान में रिकॉर्ड 158 का है। अच्छा, ये 158 हम केजी की बात कर रहे जी, हैं ना, जी, ताकि केजी। मैं आपको समझा दूं। ये मैं अपने आप को भी समझा रही, मैं इमेजिन कर रही हूँ। नीलम, इसके लिए तो बड़ी मेहनत की जरूरत होती होगी, जी आसान तो बिल्कुल, नहीं? इसमें जो है वो स्पेशली आपको डाइट और रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फैमिली जो है वो मेरी इन-लॉज़ की वो बहुत अच्छी मिली है, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उनकी वजह से ही मैं गेम कर पा रही हूँ। बिल्कुल। फरा जी काफी इम्प्रेस हो रही है। फरा जी क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा मुझे भी, मसलन लेडीज है हाँ। और ये जो दूसरे मुल्कों में जो हमारे मुसलमान से हटके हाँ, नुमाइंदगी कर रही है। वो ऐसे करते हैं, बिल्कुल। तो ये तो कितनी अच्छी बात की है। कहती है मैंने वलीमे से एक दिन बाद जी बिल्कुल। और वेट लिफ्टिंग का इन्होंने वो उठाया है, और बहुत बड़ी बात है। क्लैपिंग कर दें भाई, चले भाई, वेरी गुड, एक्सेलेंट। लेकिन लेडीज होकर और इतना अच्छा किया है अल्लाह ताला इनको लेकिन और तंदुरुस्ती नहीं, दे। लेकिन फरा जी अब तो सारे बैरियर्स हमने ख़त्म कर दिए हैं, इसलिए क्योंकि आप भी देखें, आप एक खातून हैं, तमाम बच्चियां मौजूद हैं। सिंगिंग की फील्ड की बात करें, आप देखें माशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, जितनी फील्ड में भी। अब तो ट्रैफिक पुलिस खवातीन हैं, इतनी सारी एहलकार है अभी खवातीन। हुए हैं ना, शुक्र है अभी हमारे मुल्क जी में पहले हुए हैं। अच्छी बात है। पहले जो है वो लेडीज को जो है वो बाउंड किया जाता था, बस उन्होंने घर में अभी ही तो हमारी रहना है। लेडीज वो मोटरसाइकिल भी चला रही बिल्कुल। है। अब तो मैं जब आपने चलाई है? मेरे पास बैठ जाए पीछे, मैं चलाऊंगी। हाँ, वो फिर तो मैं बैठ आपको जाओ। अभी एक चलते हैं इंटरेस्टिंग वापसी बात बताऊं कि जो आपके बच्चे हैं ना, उनके लिए एज एम्पावर्ड वुमेन यू आर, आपके बच्चों को कोई और वो नहीं चाहिए रोल मॉडल। आप जो मदर्स हैं, they are role models for their children, and especially I have a 11-year-old daughter, I have a 12-year-old son, and mashallah alhamdulillah when they see me work and वो देखते हैं कि उनकी माँ काम भी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, कॉन्स्टेंटली अपने फील्ड के अंदर मैं कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेती रहती हूँ, तो उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है। और आई थिंक आपके लिए, आपकी बेटी के लिए भी आप एक जी बहुत बिल्कुल, बड़ी माशाल्लाह से इंस्पिरेशन वो है। तो अभी से जो है वो भी 3 इयर्स की भी नहीं हुई है, अभी से माशाल्लाह जो है वो ट्रेनिंग कर रही है। और मुझे भी कहती है, कभी रेस्ट चल रही हो तो मुझे कहेगी मामा आ जाए, घर में भी सबको कहेगी आ जाए मामा एक्सरसाइज करे, और माशाल्लाह से सारी एक्सरसाइज करके दिखाती बिल्कुल। है। नीलम, ये बड़ा महंगा शौक है ऑब्वियसली, फिर खुराक का खास ख्याल रखना, ट्रेनिंग भी, तो फिर किस तरीके से सपोर्ट आपको फैमिली की भी तरफ से मिलती है, और आपकी रूटीन क्या है ऑन एन एवरेज? जी ये जो मेरी दोनों गेम्स हैं, स्पेशली वेट लिफ्टिंग और कबड्डी, ये कहा जाता है कि ये मर्दों वाली गेम है, और नो डाउट ये मर्दों वाली गेम है। और मेरा माइंड यही था कि मैंने कुछ ऐसा करना है जो सबसे हट के हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित किया है कि हम लड़कियां भी जो है वो मर्दों से कम नहीं है, हर फील्ड में जो है उन्होंने खुद को मनवाया है। तो ये महंगी ज़रूर है, पर अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं इस फील्ड में आई थी तो यही माइंड था कि काफ़ी सालों से गेम्स खेल रही थी, तो जॉब ज़रूर होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वापडा हाइडल ने जो है वो मुझे जॉब जो थी वो दी, वापडा की तरफ से अब मैं परफॉर्म करती हूँ, और मेरी जो सैलरी है वो साथ अपनी डाइट के वो चल रही है, यानी वो बैलेंस हो रहा है जी, माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ना नाउ देन ऑब्वियसली जितने आपके पास क्लाइंट्स भी आते होंगे या जितने भी लोग आते होंगे, आई वांट टू नो कि बेसिक क्या इस वक्त माशरे में ज़्यादा आप देख रही हैं चीज़ें जिनका लोग शिकार हैं, बिकॉज हम देखते हैं डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, स्ट्रेस भी है।
देखिए हमारे मास्टर में एक तो ऑब्वियसली अनसर्टनिटी इतनी ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो हालात हैं उसकी वजह से अनसर्टनिटी बहुत बढ़ गई है और हमारे कंट्रोल से चीज़ें बाहर हैं। तो एंग्जाइटी तो फिर ऑब्वियसली लोगों को होती भी है, बाकी और इश्यूज़ भी होते हैं। मेरा यहाँ काम ये होता है कि मैं लोगों को उनकी जो कंट्रोल विद इन देमसेल्व्स है ना, उधर डायरेक्शन दूँ कि उनके हाथ में जो चीज़ें हैं या जो वो अपने लिए बेहतर कर सकते हैं और उस अनसर्टनिटी के लिए प्रिपेयर करना कि हाउ आर दे शोइंग अप इन देयर लाइफ एंड हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग, दैट इज़ अ स्किल टू बी लर्नड। एंड आई थिंक हम सब को ये समझना चाहिए कि हम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर हम अपने अंदर और अपने आप के जो एक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये पॉजिटिविटी होती है। लोग मायूस हो जाते हैं, हम यंगस्टर्स में देखते हैं कि बड़ा स्ट्रेसफुल ज़िंदगी आ गई है, कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया करियर के हवाले से, पढ़ाई में मार्क्स ज़्यादा लेने हैं। उस स्ट्रेस को किस तरीके से सही किया जा सकता है कि बच्चे पे जिम्मेदारी भी रहे लेकिन ओवर थिंक ना बच्चा करे कि वो बिल्कुल ही जो है उसकी फंक्शनिंग ख़राब हो जाए? देखिए सबसे ज़रूरी बात पेरेंट्स के लिए भी, मैं अपने बच्चों के साथ भी ये चीज़ बहुत प्रैक्टिस करती हूँ और मैं बाकी लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि आप अपने बच्चों को, हर बच्चे का अपना स्किल है, हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं बन सकता, उसमें शायद कोई और चीज़ का स्किल होगा। यू कांट टीच अ फिश टू क्लाइम अ ट्री एंड यू कांट टीच अ मंकी टू स्विम, यू नो। सो अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, let them be what they want and let them explore the things that they love to do। बिल्कुल सही। तो आजकल के दौर में, मैं सॉरी आपकी कता कलामी की माफी, इसमें आप ऐड कीजिएगा, IQ के अलावा रिसर्च ने ये खवातीन हज़रात साबित किया EQ, बिल्कुल, इमोशनल कोशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके सोशल स्किल्स आ जाते हैं। आप डिग्रीज तो ले लेंगी, आप फर्स्ट भी आ जाएंगी, लेकिन अगर आपका इंटरेक्ट करने की सोशल स्किल्स ही नहीं है तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप उस तरह कामयाब नहीं हो सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो आपने बात की है ये आपके हार्ट ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जब हम अपने हार्ट के साथ और हार्ट ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं, आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर्स, आपके वैल्यूज़, उनके साथ जब हम इन सिंक होते हैं और जब हम इजाज़त देते हैं अपने दिल को वो फंक्शन करने के लिए जिसके लिए वो बना गया है, और दिमाग से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि रिलेशनशिप्स को किस तरह से मैनेज करना है, तो फिर ही आप एक मुकम्मल खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल सही। तो बच्चों को भी ये लिबर्टी दें कि वो अपनी जो सलाहियतें हैं उनको खुद से एक्सप्लोर करें और एक डिसिप्लिन ज़रूर उसको देना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली डिसिप्लिन इज़ समथिंग जो आपकी आदत को पक्का करता है। बिल्कुल सही। और उसमें पेरेंट्स का हाथ बहुत होता है कि वो बच्चों को इंस्टिल करें, बट इन अ वे that they let them grow। बिल्कुल सही, यानी उनको फ्लरिश करना चाहिए, जिस तरह हम नीलम आपको देखते हैं। अच्छा, जो यंगस्टर्स अब बच्चियां आ रही हैं नीलम, अब आपको भी देख के और फिर आप भी इंस्पायर हुई, कितना टैलेंट और पोटेंशियल अब बच्चियों में आप देख रही हैं जो वेट लिफ्टिंग में आ रही है या कबड्डी की फील्ड में आ रही हैं? फील्ड ही मैं कहूँगी क्योंकि प्रोफेशन ही बन गया ये। जी बिल्कुल। पहले जब मैंने स्टार्ट की थी तब फर्स्ट टाइम वुमेन की टीम बनी थी वेट लिफ्टिंग की, तो उसमें बहुत कम लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वुमेन का एक ये कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा हुआ है कि एक तो वेट उठाने से हाइट छोटी रह जाती है और लेडीज़ के लिए जो है इंटरनल काफ़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल खेल रहे हैं हम लोग, और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट की वजह से लड़कियों ने कम पार्टिसिपेशन करनी शुरू की थी। बट अब अगर देखा जाए तो 2013 के बाद अब तक माशाल्लाह से पंजाब से भी, सिंध बलोचिस्तान से भी जो है वो माशाल्लाह से लड़कियां पार्टिसिपेशन करती हैं, नेशनल में आती हैं और माशाल्लाह से मेडल लेके जा रही हैं। अब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है वेट लिफ्टिंग में, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि ये गेम जो है ना है टोटली ये टेक्निक वाली गेम, क्योंकि ये वेट लिफ्टिंग जो है वो इतनी ईजी गेम नहीं है। अगर आप इसको बिना टेक्निक के अगर लिफ्ट करोगे तो आपको पेन निकल आएगी। यानी टेक्निक से मुराद हुई कि कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो क्या मतलब सादा जबान में आप हमें अगर समझाना चाहें? वेट लिफ्टिंग जो है इसमें 2 इवेंट्स होते हैं, उसमें क्लीन एंड जर्क होती है। ठीक है। कि आपने पहले नीचे से क्लीन करके शोल्डर पे वेट को रखना होता है, फिर आपने ऊपर लिफ्ट करना होता है। ऐसा ये पहले वो यहाँ तक लाते हैं फिर ऊपर करते हैं। बिल्कुल। और एक इवेंट ये होता है वेट लिफ्टिंग में, एक होता है ओवर हैंड करके आपने डायरेक्ट वेट को ऊपर लेके जाना होता है। टेक्निक ये दोनों होती है वेट लिफ्टिंग की। ज्यादा मुश्किल कौन सी है? वेट लिफ्टिंग के दोनों इवेंट्स टफ हैं। जो पावर लिफ्टिंग है वो थोड़ी इजी है, क्योंकि उसमें आपने टोटली जो 3 इवेंट्स होते हैं पावर लिफ्टिंग में,
वो आप लोगों ने जस्ट वेट लिफ्ट करना है। डेड लिफ्ट उसमें होती है कि आपने वेट को लेके खड़े होना है जस्ट, और स्क्वाट्स होते हैं बैक पे वेट को रख के पूरा बैठ के आपने उठना होता है, और बेंच प्रेस लेट के आपने बेंच लगाना होता है। ये पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों में चेंज है। अगर कोई लड़की पावर लिफ्टिंग में मेडल ले आती है तो किसी को ये नहीं पता होता कि ये पावर लिफ्टिंग है कि वेट लिफ्टिंग, उसी को वेट लिफ्टिंग का नाम दे देते ठीक हैं। है। इसीलिए मैंने दोनों में डिफरेंट बताया कि ये दोनों जो हैं वो पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग अलग-अलग इवेंट्स हैं। सही। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहाँ वेट लिफ्टिंग में खवातीन बच्चियों के हवाले से हम बात करें तो स्टैंड करता है, और नंबर 1 टीम कौन सी मानी जाती है? टफ कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं? चाइना जो है वो भी पीछे नहीं है ठीक वेट है। लिफ्टिंग में, स्पेशली मेन वुमेन जो है वो बहुत आगे निकल गए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैंप्स बहुत कम लगते हैं। हमारे यहाँ पे वुमेन और मैन को दोनों को ही कैंप्स बहुत कम प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए, उनके छोटे छोटे से इवेंट्स भी होते हैं, चैम्पियनशिप्स भी होती हैं, उसमें भी वो पार्टिसिपेशन करवाते हैं। बट हमारे यहाँ पे 2 साल के बाद 3 साल के बाद उठते हैं तो कहते हैं चले एक इवेंट्स करवा लें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतनी ट्रेनिंग करते हैं सिर्फ इसीलिए कि हम लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल, और रेगुलरली होना चाहिए जी ताकि वो बिल्कुल, प्रैक्टिस। साल में 2 से 3 कंपटीशन जरूर वुमेन्स को भी मिलने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात ये है कि एक ट्रेंड शुरू हुआ है जी, और जी, पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह। चीज को अप्रिशिएट अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, वरना शायद ये वक्त भी नहीं था कि हम अपनी बच्चियों को सोचते। क्यों मैं आमना? आपको बिल्कुल ये ऐड करूंगी कि जैसे इन्होंने अपने लिए एक विजन देखा, और अपने विजन को देखते हुए इन्होंने अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाया और अपने जो गोल्स थे उनको अचीव किया, वेदर शी गॉट मैरिड और हैड अ चाइल्ड और व्हाटएवर हर सर्कमस्टांसेस। तो उनकी, इसीलिए जब हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं या हम अपने आप को एक बेचारगी और ब्लेम गेम में बैठे रहते हैं, तो फिर आप उधर ही रहते हैं, वो लेवल आपका नीचे ही रहेगा। बिल्कुल। और वही लोग ऊपर उठते हैं जो अपने अंदर ये खुद कहते हैं कि हम करना चाहते हैं और हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर आपको इस तरह के लोग नजर आएंगे, बहुत लोग नजर आएंगे। मैं बल्कि सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट करते हुए, आप जब इम्पॉसिबल लिखते हैं ना, बिल्कुल। आप जब इम्पॉसिबल खवातीनो ज़ात लिखें तो उसको तोड़ें लफ्ज को, एक एक लफ्ज को। तो इम्पॉसिबल की जगह आपको आई एम पॉसिबल नजर आएगा। बिल्कुल। इस दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो, हर काम मुमकिन है, सिर्फ बड़े बुजुर्गों की दुआएं और सबसे बढ़कर मेरे रब की रजा और मर्जी। फिर आप देखें आपके लिए रास्ते हमवार कैसे होते हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू ऑल। फराह लाल जी के हवाले से बात करें तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक और बहुत प्यारे दिल की हैं। तो इनका जो मेरा मजाक चल रहा है ये चलता भी रहेगा, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है ना। हाँ, तो फराह जी की आवाज़ में इस वक्त मेहदी हसन खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए फराह जी आ जाइएगा। बहुत सारी क्लैप है। जी खवातीन नौज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। किचन के सेगमेंट में हम आपको वेलकम कहते हैं। व्हाट एन अमेजिंग प्रेजेंटेशन, एक ही चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज में प्रेजेंट किया है जी, वेरी नाइस। यू कैन सी, इसको हम क्या कहेंगे, शाशलिक प्लेट कहते हैं, क्या कहते हैं? सिजलर, सॉरी सिजलर, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब मुझे इसकी ग्रेवी की रेसिपी बताइएगा। हमने राइस की तो शेयर कर ली जी, बहुत इजी है। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, कॉर्नफ्लावर, नमक, वाइट पेपर और सोया सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस और एक एग शामिल करेंगे। उसके बाद इसको आधा घंटा या 15 मिनट मैरिनेट करके इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। ठीक है। डीप फ्राई कर लिया, उसके बाद जो हम इसकी सॉस बनाएंगे उसमें हम ऑयल में गार्लिक, जाहिर है चिकन इन हॉट गार्लिक सॉस है तो आप चॉप गार्लिक डालेंगे, Okay. थोड़ा सा जिंजर चॉप डालेंगे। उसके बाद जो है चिली गार्लिक सॉस, थोड़ी सी 2 से 3 टेबलस्पून केचप, और इसके अलावा हमने जो चिकन को फ्राई किया हुआ है वो हम इस सॉस में शामिल करेंगे। आधा कप पानी शामिल करेंगे, थोड़ा वो थिक होगा कॉर्नफ्लावर की जो है ग्रेवी से हम उसे थिक कर लेंगे। और सब्ज़ी आपको जो भी पसंद हो, शिमला मिर्च है, स्प्रिंग अनियन है या दूसरा जो सिंपल अनियन है वो आप इसमें शामिल करेंगे, डाल सकते हैं, ठीक डाल है। सकते हैं। और तिल छिड़क के मैंने इसको सर्व। वेरी गुड। अच्छा, स्पाइसी कितना है ये बताइएगा। चिली गार्लिक सॉस कितनी स्पाइसी होती है? बहुत ज़्यादा भी स्पाइसी, अब ज़ाहिर है चिली सॉस भी इसमें ऐड हुई है तो ये थोड़ा सा स्वीट एंड सावर सा इसका टेस्ट है। फिर ठीक है, खट्टा मीठा यानी कि वो तो दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन बहुत ज्यादा स्पाइसी ना हो, वो आपकी मर्जी है, आप जितना करना चाहिए। वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। हमने दिखा दी प्रेजेंटेशन, ये सिजलर वाले भी वेरी नाइस जी, एक्सीलेंट जी। ऑलराइट जी, और हमारे मौजूद मेहमानों को भी ड्रिंक सर्व की। फराह जी, आपको ड्रिंक कैसी लगी, अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी, मैं सब पी लिया मैंने। तो और आपको डाल के दा दें? नहीं नहीं, बस अच्छा चल, वेरी गुड। आप बताइएगा नीलम। जी जी, बहुत मजे की थी। आमना
व्हाट अबाउट यू? वेरी नाइस, वेरी रिफ्रेशिंग। बिल्कुल सही। अच्छा आमना, मैं ये समझती हूँ, मेरी इस्लाह कीजिएगा, ऑब्वियसली फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड अ माइंड टू फंक्शन, यानी आपकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा में खाने का बड़ा एक अहम रोल है, मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है। आप अच्छी खुराक खाएंगे तो जहन भी फ्रेश रहता है, फिजिकली भी आप सही तरीके से काम कर पाते हैं। क्या कहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आपके जो गट के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको पहले ज़माने में लोग बहुत अचार और चटनियाँ और ये जो चीज़ें होती थी, फर्मेंटाइज्ड फूड्स जो होते थे हमारे, वो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उसके अंदर प्रोबायोटिक होती है। और जब प्रोबायोटिक उसमें होती है तो आपके जो नेचुरल एंजाइम्स हैं आपके गट के, वो हेल्दी रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके कुछ अरसे बाद उनको प्रोबायोटिक दिया जाता है, या योगर्ट जो घर में दही नॉर्मल जो हम नॉट द डब्बे वाला जो घर का ग्रीक योगर्ट होता है उसमें भी जैसे प्रोबायोटिक बहुत होते हैं, तो वो आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों की अब ट्रेनिंग की बात करें, आपका तो शोबा ऐसा है कि बच्चों के हवाले से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किस तरीके से आप समझती हैं कि अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाहिए कि अच्छे बाशऊर बच्चे शहरी कल को बन सकें? उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा इसी बात पे बात करूँगी कि उनके पेरेंट्स को जो है वो रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप बच्चों को कहते रहें कि बच्चे झूठ नहीं बोलो, अच्छे काम करो, दे विल नॉट लिसन। सही। बिकॉज आपका जो बच्चा है वो आपको रोल मॉडल मानता है। बिल्कुल सही। अगर एक पेरेंट सच बोलता है, अच्छे काम करता है, कंपैशनेट है, तो उनके बच्चों में वो इंस्टिल होंगी, मतलब उनके डीएनए के अंदर वो चीज़ें चले जाएंगी, एंड वो आपको हर चीज़ रेप्लिकेट करता है आपका बच्चा। ठीक है। तो बच्चों की इस्लाह करने से पहले पेरेंट्स अपनी इस्लाह खुद करें, मेरा तो यही मानना है। और आई थिंक बच्चों को नो करना और टोकना इतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना कि आप उनको एक अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। बिल्कुल। और प्लीज ऊंची आवाज में, मियाँ बीवी की आपस में जो कोई झगड़ा होता है, हमने तो बचपन से सुना भी और देखा भी है कि कमरे की चार दीवारी से बाहर तक मियाँ बीवी की लड़ाई बच्चे तक नहीं, किसी भी घर वाले तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की अगर सामने इस तरह मियाँ बीवी या आपस में घर वाले लड़ेंगे तो आप सोचें उसका कितना मनफी असर बच्चे के जहन पर पड़ सकता है। बच्चा डरा रहेगा, सहमा रहेगा, पढ़ाई में दिल नहीं स्कूल में लगेगा, उसकी पर्सनालिटी में। ये मेरे एक तज्जिया और रिसर्च भी कहती है, लेकिन इसको सेकंड ये करेंगी कि आमना के किस तरीके से बच्चे की पर्सनालिटी में, शख्सियत पे मनफी असरात मुरतब होते हैं सिर्फ इस वजह से कि आपने महज एक लड़ाई करनी है जिसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। देखिए ज़रूर आपको पेरेंट्स को अपने मसले बच्चों के सामने एक तो डिस्कस नहीं करने चाहिए, बट हैविंग सेड दैट अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो पेरेंट्स ही वो फर्स्ट बॉडी होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बच्चे को सिखाते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाएंगे, उनको जब वो कोई लड़ाई हो उसको किस तरह से मीडिएट करना है कैसे सिखाएंगे, वो पेरेंट्स ही सिखाएंगे ना। तो इट्स ओके कि अगर आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई है बट उसकी रेजोल्यूशन बच्चे के सामने होनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ को सीखे कि वो रिजॉल्व कैसे करना है। बिल्कुल। क्योंकि नेचुरल बात तो यही है, जब एक बच्चा बड़ा होकर किसी माशरे में का हिस्सा बनेगा तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, बट उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है ये एक स्किल है जो उनको सीखना है। बिल्कुल। और नीलम फिर ये बड़ा ज़रूरी होता है, आप कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, काम को और निजी ज़ाती ज़िंदगी को मैनेज करती हैं? माशाल्लाह से आप एक वाइफ हैं, आप एक बहू हैं, आप एक माँ हैं, तो किस, ये भी शोबे हैं भाई, ये भी खातून के, एक लड़की के शोबे होते हैं जिनमें उम्दगी आपने लानी है, तो किस तरीके से डील करती हैं? क्योंकि बहुत बच्चियां देख रही हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल हैं, इसलिए मैं ये सवाल। बिल्कुल। जब माशाल्लाह से मेरी बेटी पैदा हुई थी उसके 2 मंथ के बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। ठीक है। तो ट्रेनिंग को मैनेज करना और बेटी को भी और घर को भी देखना सुनने में भी लगता था और देख के भी लगता था कि बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि शादी से पहले मैं कभी कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ ट्रेनिंग की, रेस्ट की, बस यही काम थे दो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी कुछ हूँ अपने माँ बाप की वजह से हूँ, तो उन्होंने कभी कोई काम करने भी नहीं दिया था। और फिर जब शादी का टाइम आया तो ससुर ने कहा कि इसको कुकिंग नहीं सिखानी आपने। अच्छा। वो मैं खुद सिखाऊंगा। वेरी गुड। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ नहीं है तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सारी कुकिंग सिखाई है, तो वो मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं माशाल्लाह। कि जब भी मैंने उनसे सब कुछ सीखने के बाद जब मेरी ट्रेनिंग का टाइम होता है तो वो मुझे कहते हैं ट्रेनिंग से कुछ टाइम पहले तुमने रेस्ट करनी है,
तुम वहाँ मुझे बाहर घूमती हुई नजर ना हो, क्योंकि तुम्हारे लिए रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। खानदान वाले तो आपसे डरते होंगे बहुत ज्यादा कि गुस्सा आ गया तो लगा लुगू ना दें, इस तरह तो नहीं कभी नौबत आई है? नहीं, नौबत तो नहीं आई, बट या किसी को डराना तो आपको सामने ले जाएं, नीलम आ जाएगी? मेरे हस्बैंड को जो है वो काफ़ी दफ़ा ये कमेंट सुनने को मिले हैं। तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि अब्बू ने कहा हस्बैंड को बुला के लाओ कि आके खाना खा ले, दस्तरखान पे बैठे आके। तो मैं उनको बुला के लाई, मैंने कहा आ जाए खाना खा ले, तो वो नहीं आ रहे थे। तो अब्बू कहते चुप के लाया। तो फिर मैं उनको उठा के दस्तरखान पे लेकर आई थी। ससुर ने कहा? जी, ससुर ने कहा। लेकिन देखिए ये तो चले एक ऑन लाइटर नोट, लेकिन ये कितनी प्यारी और अच्छी बात है कि आपके जो ससुर हैं, बाप बराबर हैं, वो कितना उनको मान है आप पे। जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह। प्यार और शफकत और एहतराम और इज्जत मिले बच्चियों को, तो देखें कितना आगे बच्चियां जा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर शादी के बाद अपनी गेम को कंटिन्यू रख पा रही हूँ तो अपने सिर्फ फादर इन लॉ की वजह से और हस्बैंड की वजह से। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहे, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं। फरा जी कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से आपको नवाजा है। अभी ब्रेक पर जाने से पहले मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ में भी उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए कितना रियाज करना ज़रूरी है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी करती हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। रियाज आजकल के दौर में तो लोग करते ही नहीं हैं, जो करने वाले हैं वो करते हैं। गाना इतना इजी लोगों ने ले लिया है, हर कोई गा रहा है, उनको समझ भी नहीं है फिर भी वो गा रहे हैं। सही। पर गाना बहुत मुश्किल है, सही। इसके लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है, मेहनत दरकार होती है, रियाज करना होता है। अच्छा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान से अलावा जो जब जाते हैं ना तो वहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि भाई ये लोग ये ना कि ये पाकिस्तान से लोग आए, अच्छा इन्होंने नहीं किया, परफॉर्म अच्छी नहीं सबसे की। फेवरेट मुल्क कहाँ जाने का सबसे ज्यादा शौक है कि अगर आपको दोबारा बुलाएं तो बार बार जाएं? अमेरिका भी है, यूरोप के भी, इंग्लैंड का सुना है, फिर मैंने ये भी सुना है आप नॉर्वे बहुत ट्रैवल किया, तो नॉर्वे के साथ खास एक अटैचमेंट भी अच्छा लगता है उधर परफॉर्म करके? वहाँ पे बहुत मजा आया। वहाँ पे हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उन्होंने वो रखा था कॉन्सर्ट एक। हाँ, ठीक है। तो उसमें बुलाया था। ठीक है। तो उधर बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे, इसलिए कि हमारे वहाँ पे भी हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो उनकी बड़ी वहाँ पे इज्जत है। बिल्कुल, और है माशाल्लाह। और मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर बताती चलूँ, आप दोनों भी, नीलम आप भी इंटरनेशनली ट्रैवल करती हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हमारे बहन भाई पाकिस्तानी मुकीम हैं, उनकी जो कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं दुनिया के हर कोने में, माशाल्लाह हर शोबे में अपना नाम बना रहे हैं। और जब आप लोग जाते हैं, नीलम आप जब जाती हैं, तो फिर आप पाकिस्तान के तो एम्बेसडर होते हैं, लेकिन साथ आप पाकिस्तान को भी लेके जा रहे होते हैं। तो आप लोगों को जब वो देखते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान से मुलाकात हो। तो ये प्यार और इज्जत है। बहुत सारी दुआएं फरा जी आपके लिए भी। अच्छा नीलम, सबसे यादगार कोई टूर्नामेंट ऐसा जो आज तक याद हो? आज तक कबड्डी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे हम ठीक है। लोग, तो वहाँ पे सबसे फ़ख्र वाला मोमेंट ये लगा था कि हम लोग ओनली 15 डेज़ की ट्रेनिंग से गए थे। ओके। और डायरेक्ट हम लोग वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे, तो हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे वहाँ पे। तो जब दूसरी कंट्री की कैप्टन ने आके हमारी कंट्री का नाम लेके कहा कि ये मुझे लग नहीं रहा कि ये पाकिस्तान की वुमेन की टीम ओनली 15 डेज़ की ट्रेनिंग से आए हैं यहाँ पे, तो वो कहते मैं नहीं ये मानती। तो हम लोग को तब ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ था कि हम लोग, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि हम लोगों ने ओनली 15 डेज़ की ट्रेनिंग माशाल्लाह, की है। क्लैप हो जाए जी। ये तो हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां इतनी टैलेंटेड हैं, यंगस्टर्स, एक्सीलेंट। अच्छा आमना जी, बिफोर वी देन वाइंड अप, ऑब्वियसली ज़्यादातर टिप्स आप क्या देती हैं? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ज़िंदगी को सही ढंग से गुजारने के लिए? और बल्कि उससे पहले एक और सवाल, ये तो मैसेज हो जाएगा, आप के तारुफ मैंने आपको बताया था लोगों को क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी है। हिप्नोसिस क्या होता है? हम फिल्मों में देखते हैं कि आप बैठे होते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, कहीं माजी में चले जाते हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक अगला शख्स काम करना शुरू हो जाता है। ये असल में भी ऐसा ही होता है? देखें, मूवीज़ में और स्टेज पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट रियलिटी उससे थोड़ी बरक्स होती है। और स्पेशली जिस काइंड ऑफ हिप्नोसिस में मैंने ट्रेन किया है, इट इज़ अ वेरी परमिसिव हिप्नोसिस। ओके। परमिसिव मीनिंग इट इज़ वेरी it requires you to take the decisions that you want. आपको, आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि आपने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है। और हिप्नोसिस के बारे में मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि ये एक बेसिकली वेरी फोकस्ड स्टेट होता है। ओके।
जब हम बात कर रहे होते हैं, अब जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को क्या जवाब देना है उस पर फोकस होता है और सुनते नहीं हैं हम उतना इंटेंटली जितना कि हमें उस बात से असर हो। सही। तो जब आप हिप्नोसिस के ट्रांस में चले जाते हैं तो बेसिकली आपका अनकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, और जब वो खुल जाता है तो उसके अंदर डीपली पेनिट्रेट करती है बात जो आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और हमेशा मैं जब भी मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं मैं उनको प्रॉपरली उनको बताती हूँ कि उसमें किया क्या जाएगा, आपकी क्या बात आपने मतलब किस बात पे फोकस करना है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड 80% चीज़ों के बारे में आपकी जो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10 या 20% काम कर रहा है। आप सांस कैसे ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर अप नॉर्मल स्केल कैसे जा रहा है, वो सब अनकॉन्शियस करता है। consciously you make decisions in your life, Okay. but it is your unconscious which helps you To make decisions. to apply that. बिल्कुल सही। आपने अगर एक बात सोच ली, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब हम कोई लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जो आपने अभी पहले मुझसे सवाल किया था, उसका मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी और सारे व्यूअर्स को भी, कि अपने आप से जो बात करें वो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी करें। इसलिए क्योंकि आप अपने बेहतरीन दोस्त हैं, और जैसे आप अपने बेहतरीन दोस्त के लिए कभी कोई सख्त बात नहीं करेंगे ना, अपने साथ भी वही बात करें, क्योंकि द वर्ड्स वी स्पीक हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर अनकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल सही। सो नेवर से कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं तो हूँ ही ख़राब, मैं वो जो पंजाबी में, शायद मेरी पंजाबी बहुत बुरी है, मगर मैं हूँ ही पेड़ा या किस तरह की बुरा, ठीक है, अपने आप को बुरा भला कहना। हाँ, बुरा भला जो कहते रहते हैं ना, इस तरह से अपने आप को बिल्कुल भी ना कहा करें। अपने बेहतरीन दोस्त बने ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से गुजारें। और आप हर इंसान में ये कैपेसिटी है कि वो हर वो चीज़ कर सकता है जो वो करना चाहता है, मगर उसकी बिलीफ वो अपने दिल में पहले स्ट्रॉन्ग खुद करेगा तो वो अचीव कर सकता है। बिल्कुल। एंड इसी नोट के साथ बड़ी खूबसूरत बात कही ख़वातीन और हज़रात। और ज़िंदगी में ख्वाब देखें, ज़िंदगी बग़ैर ख्वाब देखे मुझे लगता है कि बेमानी हो जाती है। अपनी ज़िंदगी को बामानी कीजिए, ख्वाब देखें, ख्वाब की ताबीर तक, मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर 4 कदम के बाद 5वें कदम पे आप गिर भी जाएं तो मायूस नहीं होना, दोबारा खड़े होना है। अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत देता है, और फिर देखिए आप अपने मंजिल तक भी पहुंचेंगे। और दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत नीलम, थैंक यू सो मच। फरा जी जीती रहें, खुश रहें, थैंक यू, ब्लेस यू जी। और माजिबीन का भी शुक्रिया अदा करते हुए बहुत शुक्रिया। ख़वातीन वज़ात आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खुदा हाफिज़ हमारी तरफ से। लेकिन जाने से पहले फरा जी की आवाज़ में खूबसूरत सी गज़ल सुनाएंगी, आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।